हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मानक एजुकेशन 24 पर। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक, नाउन का फोर्थ पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे नाउन केस। नाउन केस, हम नाउन की केस पढ़ेंगे। अब तक आप पढ़ चुके हैं नाउन में नाउन के काइंड्स, नाउन के नंबर, नाउन के जेंडर। अब आप पढ़ेंगे नाउन के केस। नाउन के केस का मतलब है कि नाउन के कितनी केसेस होती हैं, कितने प्रकार से नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस क्लास का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। देखते हैं इसमें क्या है। नाउन केस, केस की बात करें तो केस ऑफ नाउन, किसी भी नाउन की जो केसेस होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। हम पहले प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आपका है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसको हिंदी में अगर कहें तो कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक, इसे एक और नाम से हम जान सकते हैं, इसका नाम है सब्जेक्टिव केस। किस नाम से? सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो उस नाउन की केस सब्जेक्टिव होगी, यानी कर्ता कारक होगी, या नॉमिनेटिव केस हम कहेंगे उसे। ठीक, जैसे हम ये कहें, यहाँ सेंटेंस हमने लिखा कि मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय, यहाँ पर हम बात मोहन की कर रहे हैं। यहाँ मोहन की अगर केस की बात करें तो मोहन की केस आपकी नॉमिनेटिव होगी। मोहन की केस कौन सी होगी? नॉमिनेटिव केस होगी। ठीक है ना? मोहन की केस नॉमिनेटिव होगी। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा जो कोई भी नाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है, उस नाउन की केस को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब दूसरा जो नाउन की केस है, उस केस को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। उसको हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसे कर्म कारक कहा जाता है। इसे कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे में उस नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं जो नाउन किसी सेंटेंस में या तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। उसकी केस को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि डूअर के द्वारा कोई काम किया जाए, काम का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु पर स्थानांतरित होता है, तो ऐसे नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहेंगे। अगर हम यहाँ देखें, ठीक, मोहन बॉट अ बुक, यहाँ देखेंगे सेंटेंस आपका मोहन बॉट अ बुक। मोहन आपका नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस का नाउन है, यानी सब्जेक्ट है। बॉट आपकी वर्ब है और बुक आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पर मोहन के द्वारा जो काम किया गया वो काम क्या है? खरीदने का। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो किस पर ट्रांसफर हुआ? किसी अन्य वस्तु पर। वो वस्तु क्या है? बुक है। यहाँ पर बुक आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर दूसरी चीज हम बताते हैं, जैसे मोहन हेल्प्स मी, मोहन मेरी मदद करता है। तो यहाँ मोहन आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का नाउन है। हेल्प आपकी वर्ब है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में एक जगह नॉन लिविंग थिंग वस्तु है, एक जगह लिविंग थिंग व्यक्ति है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो
ऑब्जेक्ट को की दो केसेस होती हैं, ऑब्जेक्ट में दो केसेस होती हैं। अब दो केसेस का मतलब हम आपको बताएं कि यहाँ जैसे दो नाउन है, तो ये दो नाउन में जैसे अगर किसी सेंटेंस में सिंगल नाउन आया है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में सिंगल नाउन आया है, तो उस नाउन की केस को हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे। कौन से केस कहेंगे? एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस का नाउन कहेंगे। वो सेंटेंस की केस को कौन से केस कहेंगे? एक्यूजेटिव केस का नाउन कहेंगे। इतना ध्यान रखें आप, एक्यूजेटिव केस का नाउन। ठीक। और चाहे ये लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, इस नाउन के केस भी एक्यूजेटिव केस का नाउन होगा। कौन सा होगा? एक्यूजेटिव केस का नाउन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है या जो जानने वाली बात है, वो हम ये आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट होता है अगर किसी सेंटेंस में है तो या तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। अगर उसके केस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस करने के साथ साथ हम इसे एक्यूजेटिव केस में रखेंगे। एक्यूजेटिव केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दो केस होती है, ऑब्जेक्ट की दो केस होती है। अगर हम यहाँ बताएं, इसको दो केस के नाम से जाना जाता है। इसमें दो केस कौन कौन सी है? एक है आपका एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, और दूसरा आपका है डेटिव केस। दूसरा कौन सा है? डेटिव केस। तो आप देखेंगे डेटिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, डेटिव केस क्या होता है, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। अब समझना क्या है, पहले आप जान लें कि जब किसी सेंटेंस में एक सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उसमें उसे हम सिर्फ एक ही नाम देते हैं, एक्यूजेटिव केस का नाउन। ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। लेकिन जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, तो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, तब उसे हम कैसे दिखेंगे, उसे कैसे जानेंगे, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मोहन गेव मी अ बुक, ये सेंटेंस है, मोहन गेव मी अ बुक। मोहन आपका सब्जेक्टिव केस है, गेव आपकी वर्ब है, मी और ऑब्जेक्ट, मी और अ बुक, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पर आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट आपका बुक है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मी है। ठीक, यहाँ पर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट की केस ऑब्जेक्टिव केस होगी, लेकिन यहाँ पर जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तब इनकी केस को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो एक्यूजेटिव केस होता है ये नॉन लिविंग होता है। एक्यूजेटिव केस जो होता है ये नॉन लिविंग नाउन होता है। ठीक है ना, और जो डेटिव केस होता है ये लिविंग नाउन होता है। जो डेटिव केस होता है ये कौन सा होता है? लिविंग नाउन। हमको इस बात का ध्यान देना है, अगर यहाँ पर मोहन गेव मी अ बुक, इस सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है वो दो है, एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट अ बुक है। यहाँ पर मी जो है ये लिविंग थिंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट को हम आपको लिविंग ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? डेटिव केस। इसकी केस जो होगी वो आपकी डेटिव होगी। कौन सी होगी? डेटिव केस होगी। और इसकी बात करें बुक की, बुक आपका एक्यूजेटिव केस में होगा। बुक का आपका किस केस में होगा? एक्यूजेटिव केस में। अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इतना ध्यान रहे जब एक ही सेंटेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट आए, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ऐसी स्थिति में उस केस को हम या तो ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे या तो एक्यूजेटिव केस कहेंगे। वहाँ पर डेटिव और एक्यूजेटिव में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ये डेटिव केस को और एक्यूजेटिव केस को अगर समझना है तो दूसरे नाम से भी हम जान सकते हैं। जो डेटिव केस है इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। डेटिव केस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है और एक्यूजेटिव केस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक्यूजेटिव केस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तब आप समझ पा रहे होंगे, जब एक सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसे केवल हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे न तो डायरेक्ट कहेंगे न इनडायरेक्ट कहेंगे। जब ऑब्जेक्ट कहेंगे तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस या उसका एक्यूजेटिव केस बनाते हैं। लेकिन जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है
उस लिविंग ऑब्जेक्ट को डेटिव केस का नाउन कहते हैं, डेटिव केस का नाउन, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसे एक्यूजेटिव केस का नाउन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम आपको एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो वो लिखा जाएगा। इसके बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस का ऑब्जेक्ट कहेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, इसको हम ऐसे लिखे हैं। लेकिन इसका एक तरीका और होता है। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि किसी सेंटेंस में अगर हम लिखें और इसको इंटरचेंज कर दें, तब हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मेन वर्ब। इसके बाद आप लिखेंगे, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे आप? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमें एक प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा, टू या फॉर। इसके बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ अंतर देख चुके होंगे। जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट जो है ये डेटिव केस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मेन वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डेटिव केस का होना चाहिए। यानी डेटिव केस मतलब लिविंग थिंग होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा उसी वर्ब का, इसे आप एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसका एक्यूजेटिव केस का। ठीक है ना? अगर लेकिन इसे आप ये सोचें कि एक्यूजेटिव को पहले लिख दें, डेटिव को बाद में लिख लें, ऐसे में क्या होगा? जो आपका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो एक ऑब्जेक्ट तो मेन वर्ब का होगा जो नॉन लिविंग होगा, लेकिन जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपने पहले एक प्रीपोजिशन ले लेगा और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यही सेंटेंस है, मोहन गेव मी ए बुक। इसे दूसरे तरीके से हम लिखें या दूसरे तरीके से लिखें या हम ऐसा लिखने का प्रयास करें जैसा कि ये सेंटेंस है आपका ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर पर अगर हम लिखने की इसको प्रयास करेंगे तो ये कैसा लिखाएगा आप देखेंगे। तो लिखाएगा मोहन गेव अ बुक टू मी। अब यहाँ देखेंगे मोहन सब्जेक्ट है, गेव आपके वर्ब है, इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट बुक है। ठीक है ना? ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो डेटिव ऑब्जेक्ट है वो एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना? यानी किसी सेंटेंस में अगर वर्ब के तुरंत बाद अगर डेटिव केस का ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर डेटिव केस को पहले नहीं रखते हैं, हम इंपॉर्टेंस दे देते हैं एक्यूजेटिव केस को, ऐसी स्थिति में डेटिव केस जो है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? अब हम एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं। ये तो दो ऑब्जेक्ट आप पढ़ लिए, जिसे डेटिव केस या एक्यूजेटिव केस कहते हैं, या जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे एक और तरीका है, कुछ और ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। तीसरा जो ऑब्जेक्ट की बात करें, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है ऑफ सिमिलर ओरिजिन और मीनिंग, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने वर्ब के सिमिलर ओरिजिन और मीनिंग के समान हो, उसको हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी उसकी उत्पत्ति और उसकी मीनिंग उसके वर्ब के मीनिंग से कहीं ना कहीं मेल खाती हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखें ही रन्स अ रेस। ठीक, राम lives a happy life। ठीक,
मोहन फॉट अ फाइट। आप यहाँ देखेंगे रन और रेस। रेस और रन दोनों की मीनिंग लगभग एक समान है। रेस मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़। ये क्रिया है, ये नाउन है, ठीक है ना, मीनिंग एक जैसी है। लाइफ मतलब होता, लिव मतलब रहना होता है, लाइफ मतलब जीवन होता है। यहाँ जीना या यहाँ रहना, जीना रहना जीवन, ये दोनों की मीनिंग एक समान है। इसी तरह से फॉट, फॉट वर्ब के सेकंड फॉर्म है लड़ा, यहाँ फाइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नाउन के रूप में काम कीजिए लड़ाई। इन दोनों का अंतर क्या है कि दोनों की मीनिंग यानी वर्ब की और उसके ऑब्जेक्ट की, दोनों की मीनिंग जब एक समान होती है या एक ही उत्पत्ति होती है, एक ही सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है, एक ही जैसी मीनिंग होती है, ऐसे में सेम मीनिंग और सेम ओरिजिन वाले ऑब्जेक्ट को हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर आपका पहले सेंटेंस में अ रेस, दूसरे में अ लाइफ, तीसरे में अ फाइट, इन सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट कॉग्निट ऑब्जेक्ट हो गए। बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चौथा ऑब्जेक्ट आपका है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट और रिटेन्ड ऑब्जेक्ट आपको हाई स्कूल लेवल तक नहीं मिलता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में या कॉम्पिटिटिव आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट को पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, ऐसे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, क्योंकि सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। रिटेन्ड मतलब होता है बने हुए रहना या रिमेन्ड, स्थित रहना, स्थैतिक कह सकते हैं। रिटेन्ड मतलब स्थित रहने वाला, स्थित रहने वाला ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो अपने प्लेस पर, अपने जगह पर स्थित है, उसको हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में आता है जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें रिटेन्ड ऑब्जेक्ट आता है। अब हम देखते हैं, जैसे हम ये लिखें कि रमन गेव मी अ बुक। अब यहाँ देखेंगे आप दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका डेटिव केस का है, दूसरा एक्यूजेटिव केस का है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में नहीं होता है। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में नहीं होता, कहाँ होता है? पैसिव वॉइस में होता है। तो हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो गेव वर्ब है, इस गेव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका अ बुक है। यहाँ पर एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक मी, दूसरा बुक, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब पैसिव बनाने में क्या होता है? पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे किस किस वर्ड को, किस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और कौन सा ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रहेगा, ठीक है ना। जैसे आई वाज गिवन, हम यहाँ पर मी को सब्जेक्ट बना ले रहे हैं, तो आई was given a book by Raman। I was given a book by Raman। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। किस वॉइस का है? पैसिव वॉइस का। I was given a book by Raman। अब यहाँ देखेंगे I सब्जेक्ट है, was आपका हेल्पिंग वर्ब है और given आपका मेन वर्ब है। अब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है बुक। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले वाले सेंटेंस में बुक किसका ऑब्जेक्ट है? गेव वर्ब का। यहाँ पर देखेंगे बुक किसका ऑब्जेक्ट है? इसी गिवन का। गेव का थर्ड फॉर्म पैसिव में होगा गिवन, गिवन वर्ब का है, ठीक है ना। यानी जो बुक था, जिसका ऑब्जेक्ट था, उसी का ऑब्जेक्ट पैसिव में भी बना रहा। ऐसे ऑब्जेक्ट को जो एक्टिव और पैसिव में एक ही वर्ब के ऑब्जेक्ट थे और ऑब्जेक्ट बने रहे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। बुक आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस में रिटेन्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। अब हम देखेंगे कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या एक्टिव वॉइस में होता है? नहीं, एक्टिव वॉइस में रिटेन्ड ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट आपको केवल पैसिव वॉइस में मिलेगा। अगर आप बुक को ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना के काम करें, तब आप देखेंगे क्या होगा। यहाँ लिखेंगे अ बुक was given to me by रमन। अ बुक was given to me by रमन। अब इस वाले वाक्य में देखेंगे, जहाँ हम दूसरे स्टेज पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि गिवन वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं। गिवन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट किसका है? प्रीपोजिशन टू का।
ऐसी स्थिति में यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में दूसरे स्ट्रक्चर में रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन पहले स्ट्रक्चर में रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब कि वह ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट था और पैसिव में चेंज करने के बाद भी वह उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रहा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपके 4 प्रकार के हो गए। एक आपका या तो कहें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट को एक्यूजेटिव, इनडायरेक्ट को डेटिव कह सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट आपका कॉग्निट ऑब्जेक्ट है और चौथा ऑब्जेक्ट आपका रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। ये 4 प्रकार के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा। नाउन का पहला फंक्शन है नॉमिनेटिव केस या एडजेक्टिव केस, दूसरा फंक्शन है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। अब तीसरे फंक्शन पर चलते हैं। नाउन का जो तीसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन आपका है जेनिटिव केस। तीसरा फंक्शन कौन सा है? जेनिटिव केस। जेनिटिव केस की बात करते हैं। जेनिटिव जेनिटिव केस, जेनिटिव केस को पजेसिव केस भी कहा जाता है। जेनिटिव केस को पजेसिव केस भी कहा जाता है। तो जो पजेसिव केस होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम संबंध कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित कराया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। एक नाउन का जब दूसरे नाउन से हम संबंध बताते हैं तो संबंध को किसी साइन से बताते हैं, ठीक है ना। इसको हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए हम ये लिखें कि दिस इज राम्स बुक, राम एपॉस्ट्रोफी एस बुक। यहाँ पर बुक और राम में जो संबंध दर्शाया गया है, ये एपॉस्ट्रोफी के माध्यम से दर्शाया गया है, एपॉस्ट्रोफी और यस के माध्यम से। ऐसे को बताने के लिए यहाँ पर साइन का प्रयोग किया गया है। इसकी चर्चा हम अभी लास्ट में करेंगे। पहले अब अगले केस को देख लेते हैं। ये जेनिटिव केस तीसरी केस होती है। जो चौथा केस होता है उसको ओकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकेटिव केस। ओकेटिव केस को संबोधन कारक कहा जाता है। ओकेटिव केस को क्या कहा जाता है? संबोधन कारक। इसको देखेंगे, इसको कहेंगे आप संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब जब किसी सेंटेंस में हम किसी को एड्रेस करते हैं तो उसको हम संबोधित करके, मतलब पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, उसको संबोधन कारक कहते हैं। और ऐसे नाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिखें रमन, कामा लगा दें, कम हियर। तब यहाँ देखेंगे रमन के बाद कामा है, कम हियर। तो ये कम हियर जो रमन है, ये ओकेटिव केस का नाउन है। इसे कोई एड्रेस कर रहा है कि रमन यहाँ आओ, ठीक है ना। अब हम ये कहें गो देयर, गो देयर रमन या गेट आउट रमन। तो यहाँ देखेंगे रमन बाद में चला गया। जब हम बाद में लिखेंगे यहाँ पर हम कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे नाउन को हम ओकेटिव केस का नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? ओकेटिव केस का नाउन। उम्मीद है कि चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 5वें नंबर का नाउन है, हम उसकी चर्चा करते हैं कि 5वें नंबर का नाउन कैसे काम करता है। अब उसको देखते हैं कि 5वें नंबर का नाउन सेंटेंस में कैसे काम करता है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो 5वां नंबर का नाउन का जो फंक्शन है, ये आपके जो केस हैं यही नाउन के फंक्शन भी होते हैं। जो 5वां है ये फंक्शन, ये आपका नाउन इन एपोजिशन, इसे हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन इन एपोजिशन, या इसे केस इन अपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। केस इन अपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो इसे हम समानुपाती कह सकते हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सी भाषा में आप समझें कि जब किसी सेंटेंस में कोई एक नाउन आया हो, जैसे कोई एक नाउन आया हो। अब ये आप किसी ना पोजिशन पढ़ रहे हैं। जब किसी सेंटेंस में एक नाउन आया हो, इस नाउन के बगल में फिर एक नाउन दूसरा कामा से अलग होके आया हो, इसके बाद तुरंत वर्ब हो, इसके बाद तुरंत वर्ब हो, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो,
यानी पूरा सेंटेंस यहाँ पूरा हो रहा हो, तो ये जो नाउन है इस नाउन को अपोजिशन का नाउन कहते हैं। ये नाउन किसी सेंटेंस का खुद सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि इसके पहले आया हुआ नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ये नाउन इसी नाउन के बारे में बताता है, ये नाउन इसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो ये नाउन अपोजिशन का नाउन होता है, दोनों एक दूसरे को बताते हैं। ऐसी स्थिति में पहला नाउन मेन सब्जेक्ट होता है, दूसरे नाउन को नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। अब हम आपको एग्जाम्पल देके बताएं, देखिएगा। अब हम लिखें रामचंद्र। अगर हमने लिखा रामचंद्र, कामा लगा दें, हम लिखें द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ is known as मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब ग्रेटेस्ट इन ह्यूमन बीइंग कहेंगे, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब यहाँ देखेंगे रामचंद्र द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ। अगर हम एल्डेस्ट सन की बात करें, ये कौन है, सबसे बड़ा पुत्र कौन है, रामचंद्र ही है। तो ये सबसे बड़ा पुत्र रामचंद्र को ही बता रहा है। ऐसे स्थिति में ये जो नाउन है द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। ऐसे को केस इन अपोजिशन कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि आर एन टैगोर, आर एन टैगोर, ठीक है ना, द ऑथर ऑफ गीतांजलि, द ऑथर ऑफ गीतांजलि was a great Bengali poet, was a great Bengali poet, great Bengali poet। अब यहाँ आप देखेंगे आर एन टैगोर, आर एन टैगोर तो ठीक है, आर एन टैगोर आपका मेन सब्जेक्ट है, लेकिन द ऑथर ऑफ गीतांजलि कौन है, गीतांजलि का लेखक कौन है, इसका उत्तर आएगा गीतांजलि का लेखक कौन है, आर एन टैगोर ही है। तो आप देखेंगे जो दूसरा नाउन है वो पहले नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में न तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, न तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, कुछ नहीं काम कर रहा है, बस एक नाउन के बगल में आया हुआ है और सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आया है, सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे स्थिति में इस नाउन को अपोजिशन का नाउन कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आप जान लीजिए कि नाउन के जो केस होता है ये 5 केस होते हैं या 5 फंक्शन होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसे कर्ता कारक या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। दूसरा है एक्यूजेटिव केस, जिसे कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तीसरा है जेनेटिव केस, इसे पॉजेसिव केस भी कहा जाता है। चौथा है ओकेटिव केस और पांचवा है नाउन इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन। ये 5 प्रकार हुए। हमने आपको चारों प्रकार बता दिया है, आपको नॉमिनेटिव केस भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव केस भी बता दिया और ओकेटिव केस भी बता दिया और नाउन इन अपोजिशन बता दिया। जेनेटिव केस को हमने छोड़ रखा है, इसको हम बताते हैं। इसमें थोड़ा सा लंबा रूल है, इस नाते हम इसको बता देंगे। सारे को मिटा लेने के बाद एक तरफ से बताएंगे कि जेनेटिव केस बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर फॉर्मेशन करना पड़ता है, फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव केस कैसे होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कितनी आपको समझ में आई होगी क्लास। अब हम केस बना लेते हैं। केस बनाने मतलब कारक कैसे हम यूज करते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव केस, जेनेटिव केस कैसे बनाते हैं, या जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस, जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस हम कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये केस बनाने के लिए 2-3 नियम प्रमुख हैं। पहला है एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। किसका, एपॉस्ट्रॉफी और एस। एपॉस्ट्रॉफी एस को ऐसे ऊपर कामा और एस लगा करके दिखाया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके बनाया जाता है। दूसरा तरीका है
मात्र एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके बनाया जाता है। किसका? मात्र एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके बनाया जाता है। तीसरा तरीका है प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके। किसका? प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके जेनिटिव केस बनाया जाता है। आपका प्रयोग करके जेनिटिव केस बनाया जाता है। हम आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि जो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है, ये किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताने के लिए तब किया जाता है जब एक लिविंग नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताते हैं, तब हम इसका एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये लिखेंगे राम्स हाउस, या हम लिखें राम्स फादर, राम के पिताजी। यहाँ पर राम के बाद हमने एपॉस्ट्रॉफी लगाया और यहाँ एस लगाया है, ये हो गया राम्स फादर। यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ, ठीक है ना, यानी एपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग हुआ। दूसरा सेंटेंस हम लिखें, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई नाउन सिंगुलर होता है, जब कोई नाउन सिंगुलर होता है तो सिंगुलर नाउन में हम क्या करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय है, सिंगुलर है, और हम एक लिखें हॉस्टल, बॉय और हॉस्टल, एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, बॉय और हॉस्टल का संबंध दिखाना है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगा देंगे, तो हो जाएगा बॉयज हॉस्टल। इसी तरह से आपका गर्ल है और यहाँ पर स्कूल हमने लिख दिया, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, तो गर्ल सिंगुलर है, यहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो गर्ल्स स्कूल हो गया। तो आप समझ सकते होंगे कि जब कोई नाउन सिंगुलर होता है, उसका संबंध दूसरे नाउन से बताने के लिए हमें उस सिंगुलर नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर कोई नाउन प्लूरल है, अगर कोई नाउन प्लूरल है, प्लूरल में उस नाउन के अंत में एस न आया हो, यानी नाउन का जो नाउन प्लूरल होता है उनके नाउन में के अंत में एस या एस आता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके इंटरनल वावेल को चेंज किया जाता है। जैसे मैन का मेन, वोमेन का वुमेन, टूथ का टिथ, फूट का फीट, ऐसे बनाया जाता है। ऐसे में आप देखेंगे मेन आपका ये प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर दूसरा नाउन हम लिख दे रहे हैं क्लब, मेन क्लब, तो क्लब को मेन से रिलेट करने के लिए हमें यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस का प्रयोग न हुआ हो, ठीक है ना, हम क्या करेंगे? एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, मेंस क्लब। अब जैसे वुमेन्स पार्लर, ठीक है ना, वुमेन्स पार्लर, तो अब यहाँ देखेंगे वुमेन है, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सिंगुलर नाउन होता है उसके अंत में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्लूरल नाउन होता है जिसके अंत में एस का प्रयोग नहीं हुआ है उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस दोनों लगाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल होते हैं उसमें एस होता है। जैसे मान लीजिए हमने बॉय ही लिखा, ये बॉय सिंगुलर था, हमने प्लूरल बना दिया। और बॉयज हॉस्टल की हम बात करें, यहाँ पर बॉय में ऑलरेडी एस लगा है, इसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसमें दूसरा एस लगाएंगे गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे, इसके बाद इससे कोरिलेट कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपका गर्ल्स है, गर्ल्स प्लूरल करेंगे, गर्ल्स स्कूल, या ड्रेस की बात करें गर्ल्स ड्रेस, तब यहाँ देखेंगे अगर ये प्लूरल है तो हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग गलत माना जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे नाउन में हम मात्र एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऐसे में हम क्या करेंगे? एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो नाउन प्लूरल होता है उनके अंत में एस होता है, उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी का ही प्रयोग करते हैं, उसमें दूसरे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ आ गई? ऐसे होता है। और कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिस नाउन के लास्ट सेलेबल के शुरुआत में और अंत में दोनों में एस लगा होता है, उनमें भी हम मात्र एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। लास्ट में और शुरुआत में दोनों में एस लगा होता है, उसमें भी हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें आपकी जीसस की, जीसस JESUS, ठीक है ना, हम जीसस की बात करें और जीसस को एक नाउन से जोड़ें, यहाँ पर हम लाइफ लिखते हैं, एक नाउन जीसस दूसरा नाउन लाइफ है, तो जीसस और लाइफ से जोड़ें तो यहाँ पर जीसस देखेंगे
लास्ट एल्वल इसका यस यू यस है, तो जीसस यहाँ पर भी यस है, लास्ट में भी यस है, लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। फिर भी हम इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसमें एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके लास्ट में एस का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मोसेस, इसी तरह से आपका मोसेस है, मोसेस के साथ एक दूसरे नाउन से हम जोड़ते हैं ला। यहाँ पर मोसेस आपका सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है, इसमें एस लास्ट में है, इस नाते हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। इसी तरह से कुछ और नाम हैं जो कुछ फेमस वैज्ञानिकों के नाम हैं या अन्य जो है मैथमेटिशियन के नाम हैं, उनका हम बात करें, जैसे हम पाइथागोरस की बात करें, पाइथागोरस। अब यहाँ देखेंगे पाइथागोरस के अंत में एस का प्रयोग हुआ है, क्या है, पाइथागोरस एक सिंगुलर नाउन है, नेम है, इसके लास्ट में एस का प्रयोग हुआ है। अब इस एस का प्रयोग दूसरे नाउन से अगर हम लिखें THEOREM, थियरम, पाइथागोरस थियरम की हम बात करें, तो थियरम में आप देखेंगे यहाँ पर एक नाउन थियरम है, दूसरा नाउन पाइथागोरस है। इन दोनों नाउन का आपस में अगर रिलेशन दिखाना है तो हम केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे नाउन जिसके अंत में एस लगा होता है उसमें हम केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, उसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन आजकल ऐसे नाउन जिसके जो नाम हो और सिंगुलर हो, उनके अंत में एस लगा है, उसके बावजूद भी उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए जॉन कीट्स, जॉन कीट्स पोएट्री। अब यहाँ पर एक नाउन पोएट्री है, दूसरा नाउन जॉन कीट्स है, तो जॉन कीट्स के अंत में एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल एपॉस्ट्रॉफी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाना पड़ेगा। इसी तरह से WB ईट्स, WB ईट्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ हमें एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये मॉडर्न ग्रामर में यूज होता है, ये गलत नहीं माना जाता, ये दोनों सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एपॉस्ट्रॉफी के बाद दूसरा एस का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। बात समझ गए होंगे हमारी। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि नाउन का प्रयोग और कैसे होता है, यानी जो जेनेटिव केस का नाउन है, पॉजेसिव केस का नाउन है, उसका और प्रयोग हम कैसे करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो हिसिंग साउंड के होते हैं। किसके होते हैं? हिसिंग साउंड के। अगर आप हिसिंग साउंड की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में बोलने पर स की ध्वनि आती है, यानी हिसिंग ध्वनि आती है, और उनके बाद एक वर्ड आता है शेक। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप देखेंगे उसके बाद हमेशा चाहे यस हो चाहे ना हो, लेकिन हिसिंग साउंड आती है। ऐसे में हम केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लिखें फॉर जस्टिस, जस्टिस, यहाँ पर CE का हिसिंग साउंड आ रही है, और यहाँ पर एक वर्ड हम लिख दें फॉर जस्टिस शेक, शेक, एक नाउन शेक है, दूसरा नाउन जस्टिस है, यहाँ पर एस तो नहीं है लेकिन साउंड हिसिंग की है, इस नाते हम केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से आपका फॉर गुडनेस, फॉर गुडनेस सेक। अब आप यहाँ देखेंगे गुडनेस के लास्ट में डबल एस है, लेकिन यहाँ पर साउंड एस की है, हिसिंग साउंड है, यहाँ पर केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से आप लिखेंगे फॉर कंसाइंस, फॉर कंसाइंस सेक। आप यहाँ देखेंगे कंसाइंस के लास्ट में CE है, लेकिन साउंड हिसिंग है, इस नाते हम क्या करेंगे, केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे हम इन नाउन से दूसरे नाउन का संबंध दिखाते हैं। ऐसे जो संबंध दिखाए जाते हैं इसको नाउन इन जेनेटिव केस का नाउन या पॉजेसिव केस कहा जाता है। इस प्रकार से हम पॉजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे किसका किसका कैसे कैसे पॉजेसिव केस बनाया जाता है और कब कब बनाया जाता है, उसकी हम बात करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके किसका किसका, एपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग करके किसका किसका पॉजेसिव केस बनाया जाता है। तो एपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग करके जो पॉजेसिव केस बनाया जाता है उसको हमें ध्यान में रखना है।
कि ऐसे जो नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जो ह्यूमन बीइंग हो, क्या हो, ह्यूमन बीइंग हो। पहले चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करने के लिए हमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, एपॉस्ट्रॉफी एस का। अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो, अगर यस है तो केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, अगर प्लूरल में यस नहीं है तो एपॉस्ट्रॉफी और यस दोनों लगेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हम ये लिखें अ गर्ल ड्रेस। आप यहाँ देखेंगे ड्रेस सिंगुलर नाउन है और गर्ल भी नाउन है। इसके एक दूसरे के संबंध की बात करें कि लड़की का ड्रेस या गर्ल ड्रेस, यहाँ पर गर्ल के साथ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगाएंगे। ये ह्यूमन बीइंग के साथ हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से ये सिंगुलर है और आप प्लूरल की बात करें तो इसका प्लूरल बना के हम देखते हैं, तो हम लिख दें गर्ल, GIRLS, गर्ल्स। तो गर्ल्स स्कूल, यहाँ पर एक नाउन स्कूल है, दूसरा नाउन गर्ल्स है। यहाँ पर देखिए एस ऑलरेडी है, इसमें हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये हो गया गर्ल्स स्कूल। ऐसे इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उसमें एस नहीं होता, जैसे मेन क्लब। तो आप देखेंगे क्लब है, यहाँ मेन है, तो मेन में हम एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों का प्रयोग करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम दूसरी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल बीइंग। अगर किसी सेंटेंस में एनिमल बीइंग का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, अब हम उसको देखते हैं। ठीक, तो एनिमल बीइंग की अगर बात करें तो एनिमल बीइंग में भी हम इसी प्रकार से हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम लिखें अ डॉग्स टेल, अ डॉग टेल, यहाँ पर टेल है या डॉग है तो डॉग सिंगुलर है, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, डॉग टेल। लेकिन अगर हम डॉग को प्लूरल बना दें तब क्या होगा, आप देखेंगे डॉग केनल, केनल मतलब इनका रहने का घर। तो डॉग और केनल ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ डॉग्स प्लूरल है। ऐसी स्थिति में हम केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें और भी, जैसे मान लीजिए अ हैन एग, एग और हैन सिंगुलर, हैन है सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी इसके दोनों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसको हम प्लूरल कर देंगे तो हम क्या करेंगे, केवल एपॉस्ट्रॉफी करेंगे। जैसे हम लिखें हैंस एग, ठीक है ना। तो हैंस एग मुर्गियों के अंडे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब तीसरी जो बात है, हमने ह्यूमन बीइंग में देख लिया, एनिमल बीइंग में देख लिया, इसी तरह से जो है आपका पर्सनिफाइड नाउन के साथ भी ये प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग, पर्सनिफाइड नाउन के साथ। पर्सनिफाइड नाउन क्या होता है उसको हम देखते हैं। तीसरा है आपका पर्सनिफाइड, पर्सनिफाइड नाउन। पर्सनिफाइड नाउन वह नाउन होता है जिसमें डेड अब्सेंट और नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग जैसा इमेजिन किया जाता है, पर्सनिफाइड किया जाता है या मान लिया जाता है। जिसमें कोई मरा व्यक्ति हो, एब्सेंट व्यक्ति हो जो सामने नहीं है, लेकिन उसे हम मान लेते हैं या डेड है, तो ऐसे में हम उसको लिविंग थिंग की तरह से मान करके व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में भी वहाँ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखें डेथ, DEATH, डेथ, लेज, ईट्स, इट्स यहाँ पर इट्स आईसी हैंड, डेथ लेज इट्स आईसी हैंड ऑन किंग्स। आप यहाँ ध्यान देंगे कि डेथ आपका नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन लगा इट, इट के साथ देखेंगे आप एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों का प्रयोग कर रहे हैं आईसी हैंड को कोरिलेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका डेथ के साथ हुआ। दूसरा सेंटेंस समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे हम ये लिखें कि डेथ डोर, डेथ डोर मृत्यु का दरवाजा, इज ओपन फॉर ऑल, डेथ डोर इज ओपन फॉर ऑल, मृत्यु का दरवाजा सबके लिए खुला होता है। यहाँ पर डेथ एक नाउन है, डोर दूसरा नाउन है, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब अगर पर्सनिफाइड नाउन है तो हम पर्सनिफाइड में
एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब अगर और आगे चलें तो और आगे हम देखते हैं कि हमें किसका प्रयोग करना होता है। तो हम देखें प्लेस, अगर किसी प्लेस की बात करें, किसी प्लेस की बात करें तो हम प्लेस में भी उसका प्रयोग करते हैं। प्लेस में कैसे प्रयोग करते हैं? जब किसी एक प्लेस का संबंध दूसरे प्लेस से किया गया हो लेकिन उसके पहले बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, ऐसे में उस प्लेस को हम एपॉस्ट्रॉफी एस से जोड़ते हैं। ठीक है ना? किसे जोड़ते हैं? एपॉस्ट्रॉफी एस से। तो आप देखेंगे हम लिखेंगे कि द टाउन्स बेस्ट होटल। तब यहाँ पर बेस्ट होटल, होटल नाउन है और टाउन भी एक नाउन है, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। यानी प्लेस का प्रयोग तब करेंगे जब प्लेस के बाद बेस्ट का प्रयोग हुआ हो। यानी एक प्लेस का दूसरे प्लेस से हम संबंध स्थापित करने के लिए दूसरे प्लेस के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है तो उसको हम पहले नाउन से एपॉस्ट्रॉफी एस से जोड़ते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से किसी देश के नाम या स्थान के नाम के पहले भी हमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? देश का नाम, स्थान का नाम। अब देश का नाम जैसे आप लिखें इंडियाज कैपिटल, INDIA, इंडिया, CAPTAIN कैपिटल। कैपिटल और इंडिया दोनों नाउन है। यहाँ पर हम इंडिया के साथ हम क्या लिखेंगे? एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। इंडिया के साथ क्या करेंगे? एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से अगर हम लिखें अमेरिकाज हिस्ट्री, अमेरिका हिस्ट्री, HISTORY, अमेरिका की हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्ट्री एक नाउन है, अमेरिका दूसरा नाउन है। इन दोनों का संबंध बताने के लिए हमें एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी निर्जीव का अगर हम वो दिखाना हो और संबंध दिखाना हो तब उसमें हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, उसको भी हमें ध्यान देना होता है कि निर्जीव का हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो निर्जीव के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ बचे हुए नाउन हैं जिनका हम एपॉस्ट्रॉफी एस का लगाकर हम प्रयोग करते हैं, उसको हम देखते हैं। अब इसके अलावा जो बचे हुए नाउन हैं उन्हें हम देखते हैं कि कैसे हम इनका एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके प्रयोग करते हैं। चलिए अगली कड़ी में हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे नाउन जो मतलब किसी गेम का नाम हो या टाइम को बताने वाले। चलिए टाइम बताने वाले की बात करते हैं। टाइम बताने वाले नाउन के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखें कि अ मोमेंट डिले, अ मोमेंट डिले। डिले और मोमेंट दोनों नाउन है, यहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर इनको दिखाएंगे। अ मोमेंट्स डिले। अगर हम लिखें अ वीक हॉलीडे, अ वीक हॉलीडे, तो हॉलीडे एक नाउन है, इसका वीक से संबंध बताना है। यहाँ पर अ वीक्स हॉलीडे एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? ये डेज, इसी तरह डेज हुआ। वेट बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, वेट का। ठीक, वेट की बात करें तो वेट बताने के लिए भी हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे 1 kg, 1 kg पोटैटो, 1 kg पोटैटो। ठीक, या 1 किलोग्राम, केजी, 1 kg रेट। यहाँ पर रेट एक नाउन है, केजी दूसरा है, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कर देंगे। यहाँ पर 1 kg रेट या वेट की बात करेंगे। ठीक है ना? 1 पाउंड वेट, 1 पाउंड वेट, 1 पाउंड वेट। यहाँ पर पाउंड और वेट के बीच में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह से स्पेस बताने वाले यानी जगह बताने वाले शब्दों जैसे लेंथ हुआ, पॉइंट हुआ, एज हुआ, वाइड्थ हुआ, ब्रेड्थ हुआ, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बिंदु आदि को बताने के लिए भी हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हुए बताते चलते हैं। जैसे हम दिखाएं कि अ शिप्स लेंथ, अ
शिप लेंथ, यहाँ पर शिप और लेंथ, शिप जो है एक वस्तु है, यहाँ पर इसका स्पेस दिखाया जा रहा है, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर शिप्स लेंथ हो गया। इसी तरह से अगर हम लिखें और नीडल, NEEDLE, नीडल पॉइंट, नीडल पॉइंट, तो यहाँ पर नीडल और पॉइंट की बात करें तो ये भी स्थान की बात, जैसे आप महाभारत में देखे थे कि अर्जुन ने कहा था पांडवों से कि एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे। ऐसे में आप देखेंगे सुई के नोक के बराबर नीडल पॉइंट, तो नीडल में अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे और नीडल्स पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है ना। बाल की लंबाई या बाल की चौड़ाई, ठीक, हेयर ब्रेथ मतलब बाल बल बचे, तो यहाँ पर अ हेयर, BREDTH, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, यहाँ पर हेयर अपॉस्ट्रोफी एस, अ हेयर्स ब्रेथ। ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम कुछ दूरी की बात करें तो हम लिखते हैं कि अ स्टोन्स थ्रो, मतलब थोड़े दूर पर, तो हम ऐसे भी आपका प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा जाता है अ स्टोन थ्रो, THROW, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, इसे लिखा जाता है अ स्टोन्स थ्रो। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। पैसे को बताने के लिए, मनी को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मनी की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा जाता है अ रूपी वर्थ, तो रुपीज वर्थ, ऐसे देखेंगे वर्थ और रूपी के बीच में हम क्या करेंगे, रुपीज वर्थ का प्रयोग करेंगे। एक रुपए की कीमत, अगर हम डॉलर लिखें अ डॉलर, अब यहाँ पर वर्थ या कीमत लिख दें, डॉलर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह सब इनका प्रयोग कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन आ गया और उस कलेक्टिव नाउन का किसी दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करना है, तो ऐसे में हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन की बात करें, हम लिखें अ क्राउड रिएक्शन, अ क्राउड रिएक्शन, रिएक्शन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ क्राउड कलेक्टिव नाउन है। इन दोनों का आपस में संबंध बताने के लिए हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा क्राउड रिएक्शन। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए कलेक्टिव नाउन में आपका गवर्नमेंट भी आता है, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट डिसीजन, तो आप यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट डिसीजन, तो गवर्नमेंट और डिसीजन ये नाउन है, इधर गवर्नमेंट नाउन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम इन दोनों का संबंध बता सकते हैं। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अभी और भी बचा हुआ है, उसको हम देखेंगे कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब सीजन के नाम के साथ, नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ सीजन या नेम ऑफ टाइम, ऐसे में हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखें अ समर डे, अ समर डे, समर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, डे का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम समर डे कर देंगे, बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से ऑटम, AUTUM, ऑटम मतलब पतझड़ होता है, SECRET, सीक्रेट, एक नाउन सीक्रेट, दूसरा नाउन ऑटम है। यहाँ पर हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम यहाँ पर पोजीशन और वो दिखाएंगे, पॉजिटिव केस बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और कुछ डिग्निफाइड चीज़ों के लिए भी हम इसका अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए। डिग्निफाइड चीज़ मतलब यूनिक चीज़, सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे हम बात करें अर्थ की, ठीक है ना। जैसे अर्थ मोशन, EARTH, अर्थ अपॉस्ट्रोफी एस, अर्थ मोशन, पृथ्वी की गति। तो अर्थ और मोशन दोनों को हम किससे जोड़े हैं, किससे वो जोड़े हैं, यहाँ पर देखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस से। इस प्रकार से है ना। हेवंस गेट या हेवन, HEAVEN, हेवन अपॉस्ट्रोफी एस, हेवंस गेट, स्वर्ग का दरवाजा, तो गेट और हेवन दोनों में हमने क्या किया है, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब उस फ्रेज में जो वर्ड्स आते हैं उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपका है फ्रेज वंस विट्स एंड, वंस
विड्स इंड, यहाँ पर इंड और विड के बीच में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आपका बात करें तो हार्म्स वे, आउट ऑफ हार्म्स वे, आउट ऑफ हार्म अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ पर वे का प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ हार्म्स वे। इसी तरह से फिंगर टिप की बात करें, FINGER, फिंगर टिप, टिप और फिंगर के बीच में हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ये फिंगर टिप हो जाएगा। इसी तरह से आप बात करें, जैसे मैंने ट्रेन आती है तो आप लिखते हैं ट्रेन अराइवल, ट्रेन अराइवल, अराइवल और ट्रेन के बीच आप ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन्स डिपार्चर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ अब लास्ट में चलते चलते हम बता दें, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब एक नाउन कई नाउन से मिलकर के बना होता है। ऐसे नाउन का हम अपॉस्ट्रोफी कैसे करते हैं, जैसे हम लिखें फादर इन लॉ, फादर इन ला हाउस, यहाँ पर हाउस है और फादर इन लॉ एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है। इस नाउन का इस नाउन से संबंध जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर ला के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब प्लूरल बना रहे थे हम तो रूट वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता था। यहाँ पर का जो ये नाउन होगा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के अंत में हम क्या करेंगे, इस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु पर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का अधिकार स्थापित होता हो, ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, यानी जब दो नाउन एंड से जुड़कर आए, दो नाउन एंड से जुड़कर आए, जैसे हमें लिखे राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण ब्रदर, राम और लक्ष्मण के भाई, यहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों एक ही हैं, यहाँ पर हम ब्रदर का प्रयोग करेंगे, हम केवल राम एंड लक्ष्मण यानी लास्ट वाले के साथ करेंगे, राम्स एंड लक्ष्मण ब्रदर, किसके साथ करेंगे, हम किसके साथ करेंगे, राम एंड लक्ष्मण लास्ट वाले के साथ करेंगे। जैसे राम एंड सीता चिल्ड्रन की बात करें, अगर हम राम एंड सीता चिल्ड्रन, राम और सीता के बच्चे, तो राम और सीता के बच्चे वो बच्चों का अधिकार दोनों पर है, तो सीता पर भी है राम पर भी। ऐसे में हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग लास्ट वाले के साथ करते हैं, राम एंड सीताज, ठीक है ना, ऐसे में हम लास्ट वाले के साथ करते हैं। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग संबंध दिखाना हो तब ऐसी स्थिति में हम दोनों के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिखें कि मिल्टन्स, MILTON, मिल्टन एंड कीट्स, कीट पोयम, तो कीट्स की पोयम और मिल्टन की पोयम, तो मिल्टन की पोयम अलग है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, और कीट्स की पोयम अलग है। इस पोयम पर दोनों का अलग अलग संबंध है, दोनों पोयम अलग अलग है, ऐसे में हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों का अलग अलग संबंध बताना हो तो ऐसे में हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों के साथ करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। जैसे अगर हम बात करें इंडिया और अमेरिका की, इंडिया एंड अमेरिका पॉलिसी, इंडिया और अमेरिका की पॉलिसी, सबकी पॉलिसी या फॉर्चून की बात करें, सबका भाग्य दोनों का अलग अलग है। यहाँ इंडिया के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और अमेरिका के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। इस प्रकार से जब एक नाउन पर दो अलग अलग व्यक्तियों का अधिकार स्थापित होता है, हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति पर दोनों व्यक्तियों का साथ में अधिकार स्थापित होता है तो ऐसी स्थिति में हम केवल लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नाउन हैं जहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग न हो करके प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग न करके क्या प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में चलते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ बचा है, जैसे मान लीजिए कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद कोई नाउन आता है, यहाँ पर ध्यान देंगे
इन शब्दों के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, जैसे आई फाउंड समवन पेन, तो यहाँ पर समवन है, यहाँ पेन है, यहाँ पर हम समवंस लिख देंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस इसमें इंडिफरेंट प्रोनाउन के साथ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखें कि आई फाउंड समवन एल्स पेन, अगर इसमें एल्स शब्द आता है, यहाँ पर हम समवन में अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग न करके हम लास्ट में एल्स में अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। समवन एल्स पेन, ये हो गया अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब हम दिखाएंगे जहाँ पर एक ही नाउन का एक से अधिक रिश्ते की बात की जाती है, एक से अधिक रिश्ते की बात की जाती है। जैसे हम ये कहें कि मेरे चाचा के लड़के का दोस्त, मेरे चाचा के लड़के का दोस्त IAS है, IAS है, तो हम ये कहेंगे मेरे चाचा के लड़के का दोस्त। ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल सन, अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल अपॉस्ट्रॉफी एस, यहाँ पर हम सन इज एन IAS। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड ऑफ माई अंकल, माई अंकल मेरे चाचा के लड़के का दोस्त, अब फ्रेंड ऑफ माई अंकल सन मेरे चाचा के लड़के का दोस्त। अब यहाँ देखेंगे मेरे चाचा के लड़के को यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस दिखाए हैं, लेकिन दूसरे को हम प्रीपोजिशन आप से दिखाए हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रीपोजिशन आप का प्रयोग किया जाता है जब एक से अधिक लिविंग नाउन का दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाया जाता है या एक से अधिक रिश्ते की बात की जाती है, तब हम वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मेरे चाची के भाई का दोस्त, मेरे चाची के भाई का दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे द फ्रेंड ऑफ माई आंटीज ब्रदर, माई आंट AUNT अपॉस्ट्रॉफी एस आंट्स ब्रदर, है ना, मेरे चाची के भाई का दोस्त। ऐसे हम यहाँ पर दर्शाते हैं। और दूसरी चीज़ अपॉस्ट्रॉफी आप का प्रयोग और कहाँ करते हैं? जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ जब हम संबंध दर्शाते हैं, कोई नाउन आ जाता है, हम यहाँ पर केवल प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दरवाजे का ताला, अब हम लिखें दरवाजे का ताला, अगर इसकी बात करें इसको कैसे लिखना है, तो हम अगर ऐसे लिखें डोर्स लॉक, डोर अपॉस्ट्रॉफी एस लॉक, तो ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना है द लॉक ऑफ डोर। ठीक है ना, द लॉक ऑफ डोर। टेबल्स लेग, तो द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल। ठीक है ना। फैंस ब्लेड या द ब्लेड ऑफ फैन, द ब्लेड, ब्लेड्स ऑफ फैन। ऐसे हम संबंध स्थापित करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका आज का जो क्लास था, ये आपका नाउन केस के ऊपर था। हमने आपको पूरी केस बता दी, पांच केसेज या 5 फंक्शन नाउन के होते हैं। लास्ट में केस इन अपोजिट, ये आपका पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस कैसे बनाया जाता है उसको हमने बता दिया। अब आप इस क्लास को देखिए, लाभ उठाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।